हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉस लॉ का। अप्रॉक्स मान के चलिए कि ये आपका लास्ट लेक्चर होगा, या मैं कोशिश करूंगा कि आपका लास्ट लेक्चर हो। ठीक है, तो इसमें हम कल जो डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, क्या किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, इस पोर्शन का हम कल डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसी को हम करने जा रहे हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर दें। ठीक है, और ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। तो इस पर अगर कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर पर कुछ भी अगर क्वेरी है तो आप इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, ये है 9696797010, ये नंबर है, इसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस पर आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक चीज कल हमने आपको बताई थी कि जैसे आउटसाइड के लिए अपने पास क्या था, ये स्फीयर था, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी, सिग्मा, यही थी। तो इसका जो रेडियस था वो क्या था, आर। वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे कल किया था हम लोगों ने, सेम। तो इससे आर डिस्टेंस पे एक अगर देखा जाए पॉइंट पी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैपिटल ई। ऑब्वियसली अगर प्लस होगा तो ये क्या होगा, आउटसाइड, और अगर माइनस होगा तो ये इनसाइड होगा। ठीक है ना, वो कोई मैटर नहीं है। प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड, और अगर यही माइनस होता तो इसको आप रिवर्स कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से कहां जाती है, आउटसाइड, और टुवर्ड्स नेगेटिव आती है। ठीक है, तो इसका जो कल हम लोगों ने किया था वो क्या था, इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का लास्ट लेक्चर यहां तक अपना हुआ था। इसका ग्राफ भी हम लोगों ने ड्रॉ किया था। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर हम यूज करें सिग्मा को, तो सिग्मा क्या होता है, क्यू अपान ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, इंटू आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये अपने पास है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पे तो Q अपान ए, एरिया, कौन सा एरिया, जहां पर चार्ज है, चार्ज कहां पर है, स्फीयर पे, तो एरिया स्फीयर का होगा, और स्फीयर का सरफेस एरिया आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर, Q अपान ए की वैल्यू है, और आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, और फाइनली अपने पास क्या आ गया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए चार्ज है कहां, ये जो चार्ज है ये कहां पर है, सरफेस पे, और पॉइंट पी और सेंटर की डिस्टेंस क्या है, आर। चलो एक आइसोलेटेड चार्ज की बात करते हैं। आइसोलेटेड चार्ज में क्या होता है, क्यू से अगर आर डिस्टेंस पर हम जाएं तो इसका भी फॉर्मूला होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, यही होता है। एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इतना है अपने पास, है ना। तो ये जो आर है ये क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। यहां पे देखिए तो ये आर भी क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। तो जो आर है ये दो चीज बता रहा है। आर जो बता रहा है ये है डिस्टेंस बिटवीन Q एंड P, बता रहा है, और या फिर आर डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है, Q एंड P, ये होता है। आप वहां से देखिए ये जो आर है ये क्या बता रहा है, सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन Q एंड P, ये आर हो गया। और अगर इसमें बात करें हम स्फीयर में, तो ये आर क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, एक ही बात है। तो अगर इन दोनों को आप एक साथ देखोगे तो हम क्या कह सकते हैं, Q कहां पर है, O पर,
तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल या कंडक्टर के केस में जो भी चार्ज होता है वो कहां अपीयर होता है, सेंटर पे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी पर, ठीक है। तो नोट कीजिए, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल शेल, the radius of a spherical shell, the radius of a spherical shell is 50 centimeter. The radius of a spherical shell is 50 centimeter, and charge on the sphere is, and charge on the sphere is 20 microcoulomb, and charge on the sphere is 20 microcoulomb. Find the electric field at a distance of, देखो तीन कंडीशन ले रहे हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 3 मीटर, सेकेंड 50 सेंटीमीटर एंड थर्ड 20 सेंटीमीटर। ये तीन कंडीशन है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा इस चीज को, जैसे मान लीजिए कि ये अपना स्फेरिकल शेल है, इसका जो रेडियस है ये कितना था, 50 सेंटीमीटर, और इस पर जो चार्ज है अपने पास, ये जो चार्ज है कितना है, 20 माइक्रोकूलम, यही बोला था मैंने, ठीक है। अब 3 पॉइंट्स है, मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये कहां पर है, ए, ये बी और ये सी। हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, ठीक है। गिवन हमारे पास यहां पे है सबसे पहले चार्ज कितना, 20 माइक्रोकूलम या 20 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम, और स्फीयर का रेडियस है 50 सेंटीमीटर या फिर 0.5 मीटर, ये अपना हो गया, ठीक है। डायग्रामेटिकली देखते हैं, ये पॉइंट ओ है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, ए कितना डिस्टेंस पर है, ये है 3 मीटर की डिस्टेंस पे। सेकेंड पॉइंट बी, आप समझ सकते हो सेंटर से डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर और स्फीयर का रेडियस भी 50 मीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो सेकेंड पॉइंट बी यहीं पे होगा 0.5 मीटर, और सी यहीं कहीं है, कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आंसर तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि सी कहां है, इनसाइड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। देखो फॉर्मूला जो अपने पास है वही है जो अभी हम यूज करते थे, इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये अपने पास है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या हो, 1/4πε0 होगा 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है आप देखिए, 20 माइक्रोकूलम क्यू के प्लेस पे, तो 20 इंटू 10⁻⁻6/3², ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2 इंटू 10⁻⁹ 3 और एक जीरो है यानी कि 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फिर अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज अपने पास है कितना, 20 इंटू 10⁻⁻6/0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करने पर यह आता है 9 इंटू 10⁻3, 9 - 6, और 20 ये 1/4 हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 80, बाकी तो कैलकुलेशन आप करते रहना। तो ये है 72 इंटू 10⁻4 या फिर 7.2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम,
और लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, जो कि 0 होगा। भाई 50 से कम 49 भी हो तब भी 0 होगा, और 0 है तब कुछ भी नहीं, इनसाइड आपको देना ही नहीं है। आप स्फीयर के अंदर गए और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसे आप कर लीजिए। ओके, चलिए अब इसके बाद से हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन गॉस लॉ की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, हर चीज को नोट करने की भी जरूरत नहीं, सुन के भी आप लिख सकते हो। फीलिंग आई जस्ट लाइक एज आप क्लास में बैठे हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन, थिक नहीं थिन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफाइनाइट एरिया या लार्ज एरिया। ठीक है, ये हम करने जा रहे हैं, और काफी हद तक इसके बाद से हम लोग एक तरह से गॉस लॉ के मान के चलिए कि लास्ट लेक्चर्स की तरफ हम लोग मूव कर गए। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। देखिए, आप भी जानते हो कि अगर हम बात करें नॉन कंडक्टिंग शीट की, तो कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज हमेशा कहां होता है, सरफेस पे। कंडक्टर में जो चार्ज होगा वो सरफेस पे होगा। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास नॉन कंडक्टर है या फिर नॉन कंडक्टिंग बॉडी या इंसुलेटर जो भी है, तो इसमें चार्ज क्या होता है, पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग चीज मिलती है कि हम बात तो नॉन कंडक्टिंग की करते हैं, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेते हैं। अब आपको हो गया ये कैसे, तो मैं थोड़ा सा इस पेज के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई शीट है, थिन पेज है, नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहां होगा, ऑब्वियसली इसके सरफेस पे तो नहीं होगा। नॉन कंडक्टिंग में ये रख दिया, नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज होगा यहां पे सरफेस पे तो नहीं होगा, क्योंकि सरफेस पर चार्ज रहने का कॉपीराइट ज्यादातर किसके पास है, कंडक्टर के पास। वो अंदर नहीं आने देता, और नॉन कंडक्टिंग ऊपर नहीं रहने देती। लेकिन साथ में एक वर्ड और हमने जोड़ा है कि थिन, काफी थिन है। तो हम ये मान सकते हैं कि चार्ज की अंदर भले चार्ज चला गया, लेकिन एक ही लेयर बन गई, चार्ज की एक थिन लेयर बन गई। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जैसे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, वैसे इसके अंदर भी एक पतली सी लेयर बन गई। ठीक है, और एक चीज और इसके साथ बताएं हम आपको। जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये स्फीयर है, इसका रेडियस r है, और ये गॉसियन सरफेस है, और इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r। थोड़ा सा यहां आपको समझना है। ठीक है, ये रेडियस है स्मॉल r, तो ये बताइए इसका एरिया कितना होगा स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर। और गॉसियन सरफेस पे एक हमने छोटा सेगमेंट लिया dA, तो इस dA का कितना हो जाएगा, इसका होता है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। बॉडी का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। आप सोचोगे मैं क्यों बता रहा हूं, अगर मान लीजिए दोनों डिफरेंट है, अगर मान लीजिए कि ये बॉडी है और इसी बॉडी के ऊपर ही गॉसियन सरफेस हमने ले लिया, एरिया वेक्टर और गॉसियन सरफेस बॉडी के ऊपर ले लिया, तो बॉडी का एरिया क्या होगा, वही होगा जो पहले होता था, 4 पाई r स्क्वायर, अगर इसका रेडियस r है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से। और अगर मान लीजिए इसी में हम dA को इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अभी इसमें इसका यूज है, मतलब आपको क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि अगर बॉडी और गॉसियन सरफेस डिफरेंट हैं तो इनका एरिया भी क्या होगा, डिफरेंट होगा।
और अगर बॉडी जहां पर है उसी पर गॉसियन सरफेस ले तो गॉसियन सरफेस का एरिया बॉडी के एरिया के इक्वल होगा, यानी डीए इक्वल टू दिस। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि डीए इक्वल टू एरिया ऑफ बॉडी सरफेस एरिया या सरफेस का, ये तरीका है। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा हम आपको शीट पे लेके चलते हैं। 3D शीट है, थोड़ा सा समझना है आपको कि आपको स्टेटमेंट में चाहो तो लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर अ थिन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफाइनाइट एरिया लार्ज एरिया, एक ही बात है, हम अपने अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, इसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया यूनिफॉर्मली और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। ठीक है, शीट का केस है तो ये अपने पास बॉडी हो गई, काफी लार्ज एरिया है इसका यहां पे, और ये इस पर चार्ज है यहां पे। ठीक है, ये चार्ज है तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने ले लिया क्या, सिग्मा। अब देखो चार्ज अगर इस पर है तो ये चार्ज दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो दोनों तरफ अगर हमें डीए लेना पड़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, दोनों तरफ। क्योंकि देखो यार, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया है तो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया है तो फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगी। तो डीए भी अगर हम दोनों तरफ ले लें तो मतलब फ्लक्स इस तरफ भी होगा और फ्लक्स इस तरफ भी होगा। एक ही चार्ज की लेयर दोनों काम कर रही है दोनों तरफ। ठीक है, अब चूंकि 2D डायग्राम है तो इसमें तो थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा। हमने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया डीए। क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी क्या होगी, आउटसाइड, और एक अपना यहां पे होगा पीछे की तरफ, ये हो गया डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगी। तो यहां पे थीटा क्या होगा, 0, और इसका थीटा भी क्या होगा, 0, क्योंकि प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वहीं से निकलेगी। अब समझिए, हमें जूम कर लें कि यहां का जो फ्लक्स है वो क्या है, φ1, और यहां का जो फ्लक्स है वो क्या है, φ2। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 इक्वल टू φ। ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक दोनों के दिमाग में ये बात आती है कि यार इसकी डायरेक्शन तो इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो सर को माइनस लिखना चाहिए। लेकिन फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, उसे तो हम डायरेक्टली ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इनका काम खत्म, इनको किनारे करते हैं और यहां से आगे आते हैं। तो देखिए φ1 क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास E डॉट डीए, और φ2 भी सेम कंडीशन है, ये हो जाएगा E डॉट डीए, और φ इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। आप चाहो तो यहां यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, 2 E डॉट डीए इक्वल टू, ये तभी से हम लोग करते आ रहे हैं, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लार्ज एरिया है। ठीक है, अब समझिए इस चीज को, ये हो जाएगा 2 E डॉट डीए क्या होगा, E डीए कॉस 0 इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 को बाहर कर दो, E को बाहर कर दो, ये हो गया डीए इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, जो अभी आपसे हम बात कर रहे थे। यहां पे देखिए गॉसियन सरफेस बॉडी के ऊपर है डीए, इसका मतलब ये है कि जो डीए होगा और ए ये दोनों इक्वल होंगे, इंटीग्रेशन बॉडी का एरिया डीए के इक्वल होगा,
और यहां से अपने पास फाइनली ई आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अपने पास आता है। और अगर हम यहां से इसका ग्राफ यूज करें, ये हो गया x और ये e, तो आप देखिए इसमें कहीं x है नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और वैसे भी लार्ज एरिया लेते हैं तो आप चाहे जितना दूर चले जाओ x की वैल्यू कुछ होती नहीं, ऐसा नहीं कि आप कहीं चले जाओ। कहने का मतलब जो डिस्टेंस ले रहे हैं ना उसके साइज के रिस्पेक्ट में काफी स्मॉल है, इस बात की हम बात करते हैं। ठीक है, अब इसी का एक और एप्लीकेशन आता है जो काफी हद तक इसी को सपोर्ट करता है, या इसी के रिजल्ट से हम उसको लिखते हैं। वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, बाकी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो ले सकते हो क्लास में जो है तो। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट ऑफ इनफाइनाइट एरिया। प्लेट की वजह से देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि कोई भी प्लेट है, यही कोई प्लेट है, हम तो इतना छोटा लिए हैं, कपड़ा है जो बड़ा है मान लीजिए। अगर इसको ऐसे देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, थिकनेस उसकी। तो मान लीजिए कि ये जो चार्ज प्लेट है ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। इसके आगे भी है तो इतना वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो फर्स्ट सरफेस है और ये क्या है, सेकेंड सरफेस। अब देखो यार, प्लेट आ गया, कंडक्टर आ गया, तो इसमें चार्ज कहां पहुंच जाएगा, सरफेस पे। नॉन कंडक्टिंग की बात अलग है। तो इसमें जो चार्ज होगा ये आ गया मान लीजिए यहां पे सरफेस पे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटीज की हम क्या ले लें, सिग्मा। दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक यहां पे कंसीडर करते हैं पॉइंट ए, और एक यहां कंसीडर करते हैं पॉइंट बी। तो देखो ये फर्स्ट सरफेस है पॉइंट ए पर, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, आउटसाइड। ठीक है, E1। अब अनफॉर्चुनेटली ये भी प्लस है, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E2, क्योंकि प्लस से हमेशा कहां होती है, आउटसाइड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। माइनस होगा तो डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, प्लस होगा दूर भेज दो। ठीक है, इसी तरह से पॉइंट बी, पॉइंट बी पर ये फर्स्ट है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे E1, और ये हो जाएगा E2। तो अगर हम बात करें एट पॉइंट्स ए और बी, किसी पर देख सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो क्या हो जाएगा यहां से, इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। ये कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। एक लेयर्स की वजह से अभी अभी हम लोगों ने किया है, कितनी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसी में अपने पास से दूसरा लेयर भी आ गया, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड फाइनली आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका ग्राफ भी शीट के तरह से ही होता है, बट इसको इसीलिए मैंने मिटाया नहीं अभी तक, इसका भी ग्राफ ऐसे ही होता है। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है, इसमें होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें होता है प्लेट के केस में सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये डिफरेंस होता है, क्लियर है, इसलिए इन दोनों को एक साथ मैंने यहां पे नोट किया, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से एक इसका और टॉपिक आता है, ड्यू टू टू चार्ज शीट। अगर दो चार्ज शीट है तो उनकी वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है क्या करेंगे, और इसका यूज अपने कैपेसिटर चैप्टर में है, वहां पे थोड़ा सा हमें इस चीज का यूज करना है।
देखिए यहां पे दो प्लेट्स है इस बार, एक ये है फर्स्ट प्लेट, दूसरा ये है सेकंड प्लेट, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। ये तीन पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी एक काम करते हैं, इस पर सिग्मा 1 ले लेते हैं और इस पर सिग्मा 2 ये कंसीडर करते हैं। तो देखो ए पर क्या होगा, प्लस की वजह से क्या होगा आउटसाइड, और फर्स्ट प्लेट है तो हमने लिया E1, माइनस की वजह से क्या होगा टूवर्ड्स, ये हो गया E2। बी पर क्या होगा, प्लस की वजह से आउटसाइड E1, और माइनस की वजह से क्या होगा टूवर्ड्स E2। ठीक है, और सी पर देखिए प्लस की वजह से आउटसाइड E1 और माइनस की वजह से टूवर्ड्स E2। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, एट पॉइंट्स ए एंड बी। इस बार भी ए और बी को ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं ए और बी को? इसी ले रहे हैं क्योंकि दोनों को देखिए ध्यान से, तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो अगर ये डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, यहां से इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 क्या होगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E1, इसकी वजह से एक ही लेयर है, और E2 क्या होगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ये E की वैल्यू आ गई। अब अगर कंडीशन इसमें क्या हो, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, तो E की वैल्यू क्या होगी यहां से 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो क्या आ गई 0। ठीक है, यहां पे अब हम आते हैं बीच में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी कैपेसिटर चैप्टर में, यहां पे सी पर। तो एट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से E1 प्लस E2, यहां से देखा जाए तो इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। कंडीशन सेम है, E1 इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी होगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे क्या होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यही होगा। अब इसी में अगर क्या कंडीशन हो, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, तो इक्वल टू क्या होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, या फाइनली हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया। तो कैपेसिटर का यही केस है, इसके आउटसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और बीच में क्या होगी यहां पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इतना है। एक छोटा सा केस और आता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो। ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें जो आता है कुछ ऐसे आता है, मैं इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं। बाकी आप कॉम्पिटिटिव सेक्शन का जो हमारा देखोगे लेक्चर्स, जो जेई का मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसमें इसको हम पूरा एक्सप्लेन किए हैं, डेराइव किए हैं। बट यहां पे हम केवल स्टैंडर्ड रिजल्ट से आपको बताने जा रहे हैं। ये रेडियस है R,
और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इससे हम r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो। तो आउटसाइड देखते हैं तो E इक्वल टू आता है रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r क्यूब अपान r स्क्वायर। ठीक है, सरफेस पर आता है ये E इक्वल टू, यानी यहां से लिख सकते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सरफेस पर आता है रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट r, यानी यहां से हो जाएगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इनसाइड आते हैं तब भी यही आता है E इक्वल टू रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट r, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और सेंटर पे कितना आता है E अपना 0। ठीक है, तो इसका ग्राफ और मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, और देन आपका गॉस लॉ कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहां से हाँ, कुछ कुछ चीजें अभी और हैं जो बची हैं। मैं कोशिश करूंगा जैसे किसी चार्ज को सेंटर पर रख दें तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये सब चीजें हैं। तो इसका एक 15-20 मिनट का लेक्चर और है जो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो पहले इसको देखते हैं। इसमें जो होगा ये कुछ ऐसे आता है, ये R है, आपको पता है ये R लेस देन R है, ये क्या है R इक्वल टू R, और ये क्या है R ग्रेटर देन R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये R का, तो ये कुछ ऐसे जाता है। यानी यहां होता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ये होता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो इतना था अपना गॉस लॉ में। ठीक है, चलिए इसके आगे के लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।